हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे भारत में मृदा के बारे में, अर्थात भारत में जो कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है और मृदा से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मृदा के बारे में आज बात करते हैं। तो भारत की मृदा के बारे में बात करें तो मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है, अर्थात चट्टानें पिसती है, उससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा फिर आती है बात, मृदा क्या होती है। मृदा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है, अर्थात मृदा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। मृदा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर बात करें एक अच्छी मृदा की, तो अच्छी मृदा में कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी पाई जानी चाहिए। एक अच्छी मृदा होती है उसमें जैव पदार्थों की मात्रा 5% होती है, खनिज पदार्थों की मात्रा 45%, पानी उसमें 25% होना चाहिए और उसमें 25% वायु की मात्रा होनी चाहिए। एक अच्छी मृदा की बात करते हैं हम, तो प्रतिशत में देखें तो 25% जल, 25% वायु, 45% खनिज और 5% हमारा जैव पदार्थ होना चाहिए। तो इस तरह हमने मृदा मृदा क्या होती है, मृदा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है उसके बारे में देखा। तो आगे बात करें हम, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मृदा एक दिन के अंदर ही, एक महीने, एक साल के अंदर नहीं बन सकती, इसको बनने में काफ़ी साल लगते हैं, जिसके अंतर्गत मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं, जिसके बाद हमारी मृदा का निर्माण होता है। अब बात करें मृदा निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात जिस प्रक्रिया के तहत मृदा का निर्माण होता है, जिसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है पेडोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं मृदा के अध्ययन की। कुछ वैज्ञानिक और अपने अध्ययन का विषय मृदा को रखते हैं, तो ऐसे वैज्ञानिकों को पेडोलॉजी के अंदर अध्ययन करना होता है, अर्थात मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान की, तो मृदा विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, वीवी डॉकुचौ को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। और वो वीवी डॉकुचौ क्या थे, रूसी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने सबसे पहले मृदा का अध्ययन करना शुरू किया था। अब बात करते हैं मृदा की, तो मृदा में क्या होते हैं, कण होते हैं। कणों की साइज के आधार पर मृदा को 4 भागों में बांटा जाता है, अर्थात मृदा 4 प्रकार की होती है कणों की साइज के आधार पर। तो भारत में भी चारों प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे मोटे कण से इसको शुरू करते हैं, जिसे बजरी या ग्रेवल कहते हैं। जो 2 मिलीमीटर से लेके या 2 मिलीमीटर से बड़े कण होते हैं उन्हें बजरी या ग्रेवल कहते हैं। फिर बात करते हैं बालू की, तो बालू का आकार 2 मिलीमीटर से छोटा, 0.5 मिलीमीटर के बीच का आकार होता है। फिर बात करते हैं गाद की। गाद की किसे कहते हैं, 0.5 मिलीमीटर से लेके 0.002 मिलीमीटर के बीच के आकार का हमारा गाद होती है। जो सिल्ट होती है हमारी गाद, जो नदियाँ होती हैं, नदियों के तली के अंदर जो जमा हो जाती है वह गाद कहलाती है। फिर हमारी क्ले आती है, जिसे मृत्तिका कहते हैं। ये हमारे 0.002 मिलीमीटर से छोटे आकार के कण होते हैं। तो इस तरह हमने आकार के आधार पर मिट्टी के प्रकार देखे भारत के अंदर जो पाई जाती है। इसमें सबसे छोटी हमारी मृत्तिका होती है, फिर गाद होती है, फिर बालू होती है और फिर बजरी होती है। 4 प्रकार हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन कणों में कौन कौन सी मृदाएं, इन कणों के मिश्रण से कौन कौन सी मृदाएं बनती है, तो हमने देख लिया था। तो अब इसके बाद इस चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा बता दें कि मृदा में पीएच मान का किस तरह प्रभाव पड़ता है। ये हमारे पीएच मान है। पीएच मान यदि कम होता जाता है, अर्थात यदि जैसे जैसे हम अम्लीयता की तरफ जाते हैं या जैसे जैसे हम क्षारीयता की तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं तो हमारे कौन सा आता है, अम्लीयता आती है, ठीक है। और इधर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, ये हमारे क्षारीयता बढ़ती है। इधर जाते हैं तो हमारी क्षारीयता बढ़ती है, इधर जाते हैं तो हमारी अम्लीयता बढ़ती है। तो जैसे जैसे हमारी मिट्टी अम्लीय क्षारीय होती जाती है, तो बात करें तो नाइट्रोजन का इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे मिट्टी अम्लीय हो या क्षारीय हो, अर्थात मिट्टी अम्लीय और क्षारीय होने पे नाइट्रोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात करें तो पोटेशियम हम देख सकते हैं, पोटेशियम का भी ना तो क्षारीय पे ना अम्लीयता पे, अर्थात अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी पर पोटेशियम तत्व का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरी बात करते हैं फास्फोरस की। जैसे जैसे मिट्टी हमारी क्षारीयता की तरफ बढ़ती है, अर्थात क्षारीय होती जाएगी, तो फास्फोरस उसके अंदर कम होता जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी अम्लीय होती जाएगी तो फास्फोरस बढ़ता जाएगा, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। तो फास्फोरस का विरोधी कौन होता है, कैल्शियम। तो जैसे जैसे मिट्टी अम्लीय होती जाएगी
तो कैल्शियम उसमें कम होता जाएगा, और जैसे जैसे मिट्टी क्षारीय होती जाएगी तो उसके अंदर कैल्शियम बढ़ता जाएगा। तो फास्फोरस और कैल्शियम दोनों विरोधी है। और कैल्शियम का साथी कौन है? मैग्नीशियम, जिसको भारी जल भी कहते हैं। भारी जल के अंदर 2 तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम के साथ कौन सा आएगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की भी एक खासियत होती है कि क्षारीय मिट्टी यदि होती जाती है तो उसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ती जाती है। लेकिन इसके अलावा बाकी के तत्व होते हैं, जैसे हमारे आयरन, लोहा, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर। इनकी खासियत ये होती है जैसे जैसे मिट्टी अम्लीय होती जाती है तो इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे मिट्टी क्षारीय होती जाती है तो इनकी मात्रा कम होती जाती है। तो कई बार हम मिट्टी का पीएच के आधार पर भी ये तय कर सकते हैं कि मिट्टी में किन तत्वों की कमी होगी और किन तत्वों की अधिकता होगी। तो जो मिट्टी क्षारीय होती है उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। लेकिन जो अम्लीय होती है उसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक और कॉपर अधिकता में पाए जाते हैं। फिर कमी की बात करें तो जो मिट्टी क्षारीय होती है उनमें फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर इनकी कमी होती है, और अम्लीय मिट्टी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। तो इस तरह हमने मिट्टी के पीएच के आधार पर तत्वों का भी वर्गीकरण देख लिया। ये एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि कणों के आकार के आधार पर मिट्टियाँ किस प्रकार बनती है। तो बहुत सारी हमें लोमी मिट्टी, सिल्ट, क्ले, तो हर प्रकार की मिट्टी के बारे के अंदर बताया गया है। अर्थात इसके अंदर चित्र को रोककर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, इसको आप भी थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे सैंड का सेपरेट प्रतिशत बढ़ता है। जैसे मान लो कि 10% यदि सैंड हमारी और 10% सिल्ट है तो उससे हमारी क्या बनती है? सिल्ट बनती है। फिर लोएम मिट्टी, फिर हमारी क्ले कैसे बनती है, सैंड लोमी कैसे बनती है, तो ये हमारी क्ले लोमी कैसे बनती है। तो इसमें परसेंटेज देखा है तो ये 1% ऐसे सो जाता है, एक इसमें प्रतिशत इस तरह सो जा रहा है, इसमें प्रतिशत 100 इस तरह जा रहा है। वैसे परीक्षा में कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लगा दिया। अब मृदा का पीएच की बात करते हैं। मृदा का पीएच के प्रभाव, जो ऊसर मृदा होती है, अनप्रोडक्टिव सॉइल कहते हैं, उसका पीएच 0.0 से लेके 4.5 के बीच में पीएच होता है, जो अम्लीय मृदा भी मानी जाती है। अम्लीय मृदा, एसिडिक मृदा की बात करते हैं, इसका पीएच 4.5 से 6.5 के बीच होता है। अर्थात इसमें कुछ तो उग सकता है, लेकिन जो ऊसर मृदा होती है जिसका पीएच 0 से लेके 4.5 के बीच होता है उसमें तो कुछ उग ही नहीं सकता। अच्छी मृदा किसे कहते हैं? अच्छी मृदा की बात करते हैं, अच्छी मृदा का मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। अर्थात उदासीन मान हमारा 7 होता है, तो इसमें थोड़ा सा अम्लीय, थोड़ा सा क्षारीय के बीच के मान है ये। 6.5 से लेकर 7.5 मान जिसका होता है, जिस मृदा का, उसे अच्छी मृदा माना जाता है। फिर लवणीय मृदा की बात करते हैं। लवणीय मृदा 7.5 से लेकर 8.5 तक का जिसका पीएच होता है वह लवणीय मृदा होती है। और क्षारीय मृदा की बात करें तो 8.5 से लेकर 14 पीएच तक की जो मृदा होती है वह क्षारीय मृदा होती है। तो हमारी जो ऊसर मृदा है और क्षारीय मृदा है, तो इसके बारे में हमने देखा कि इनमें अधिकांशतः वनस्पति नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं मृदा के निर्माण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, अर्थात मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो भारत में मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसके लिए 2 कारक होते हैं। अर्थात मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक सक्रिय कारक और एक निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारकों के बारे में बात करें तो सक्रिय कारक 2 हैं। सक्रिय कारकों की बात करते हैं, ये 2 हैं, एक तो जलवायु और एक जैव पदार्थ। तो हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु के अंदर भी हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं। क्या है जलवायु के अंदर भी हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, एक तापमान को और एक वर्षा को। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मृदा निर्माण को तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है। तापमान किस प्रकार से प्रभावित करेगा? जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है वहाँ जीवाणु ज़्यादा सक्रिय होंगे। ज़्यादा सक्रिय होंगे तो वो जैव पदार्थों को ज़्यादा अपघटित करेंगे, इससे ह्यूमस का निर्माण होगा। अर्थात जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होता है वहाँ के जीवाणु ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो ज़्यादा सक्रिय होंगे तो उससे क्या होगा? उससे जैव पदार्थों का अपघटन तेजी से होगा। उसके तेजी से होने से क्या होता है? इससे ह्यूमस का निर्माण होगा। अर्थात जिस क्षेत्र में तापमान कम है वहाँ जीवाणु कम सक्रिय होंगे, वो जैव पदार्थों का कम से कम अपघटन करेंगे, जिसके कारण ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होगा, जो मृदा को ठीक नहीं करता, वह मृदा को खराब करता है। कौन सी चीज़? ह्यूमिक अम्ल। तो अब वर्षा की बात करें। वर्षा की बात करें, जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ मृदा में उपस्थित जल है, जल में जो घुलनशील पदार्थ होता है जैसे सिलिका और चूना, जल में घुल के नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम होती है।
और ऐसी मृदा कौन सी होती है? लेटराइट मृदा, जो हमारे केरल कर्नाटक वाले एरिया में पाई जाती है, जहाँ हमारे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पानी में मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी में क्या करेंगे, जो घुलनशील पदार्थ हमारे सिलिका और चूना जल में घुल जाएंगे और ज़मीन के नीचे चल जाएंगे, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। इसका उल्टा जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ तो वैसे ही शुष्क मृदा पाई जाती है, क्योंकि जब वर्षा ही कम है तो मृदा तो शुष्क होनी थी। तो वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क क्षेत्रों की मृदा में लवणीयता ज़्यादा पाई जाती है। अर्थात कि जो वाष्पीकरण जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है उस वजह से शुष्क क्षेत्रों की जो मृदा होती है उसमें लवणीयता ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं तापमान और वर्षा दोनों की। तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा, अर्थात किसी क्षेत्र में यदि तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ जीवाणु अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमस का निर्माण करके उसे नष्ट भी कर देते हैं। अर्थात ह्यूमस का निर्माण भी होता है और उसे नष्ट भी कर दिया जाता है, अर्थात वह भी मृदा ठीक नहीं होती है। अर्थात जहाँ वर्षा भी ज़्यादा हो और तापमान भी ज़्यादा हो। अब बात करते हैं जैव पदार्थ किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैव पदार्थ वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक जीवित जैव पदार्थ, एक मृत जैव पदार्थ। जीवित जैव पदार्थ की बात करें तो इसमें जीवाणु आते हैं, और मृत जैव पदार्थों की बात करते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष आते हैं, उनको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। जीवाणु मृत जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं, उसके किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो वनस्पति के लिए अच्छी होती है। और ह्यूमस की पहचान करें तो ह्यूमस कैसे दिखती है? अधिक ह्यूमस वाली मृदा उपजाऊ होती है और गहरे रंग वाली होती है। तो इसके लिए हमने सक्रिय कारक देख लिए। अब निष्क्रिय कारक की बात करें तो मृदा निर्माण को कौन कौन से निष्क्रिय कारक प्रभावित करते हैं? पहले जनक चट्टानें, फिर समय, फिर रिलीफ और फिर अवस्थिति या लोकेशन। अर्थात सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले जनक चट्टानों की। अब विशेषता में देखें तो जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है उन चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ उस मृदा के अंदर भी पाए जाने स्वाभाविक है। अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से बनी मिट्टी काली मृदा होगी और उस काली मृदा में टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट तो पाया जाना ही है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान में भी टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो हम ये बात करते हैं जनक चट्टानों की। जो मृदा जिस चट्टान से बनी होती है उस चट्टान में जो गुण पाए जाते हैं उस मृदा में भी वही गुण पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे हमारे बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है, और बेसाल्ट चट्टानों में टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, तो काली मृदा में भी टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाएगा। आग्नेय कायांतरित चट्टानों में से बनी लाल पीली मृदा में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो चट्टानों में भी पाई जाती है तो मिट्टी के अंदर भी पाई जाएगी। फिर समय की बात करते हैं, समय किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। मृदा निर्माण में जितना ज़्यादा समय लगता है मृदा उतनी ही परिपक्व बनती है। अर्थात मृदा निर्माण में जितना अधिक समय लगेगा मृदा उतनी अच्छी होती है। परिपक्व मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन हम ये अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। तो इस समय की बात कि जितनी पुरानी मिट्टी होगी वह मिट्टी उतनी परिपक्व और उतनी अच्छी मानी जाती है। फिर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो रिलीफ मतलब उच्चावच, ये मृदा के संचयन को प्रभावित करते हैं, एकम्युलेशन को प्रभावित करते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी मृदा पाई जाएगी। पर्वतीय ढालों पर अधिक मृदा अपरदन होता है, जिसकी वजह से मृदा की वहाँ एक पतली सी परत पाई जाती है, जबकि मैदानी भागों में मृदा का जमाव होता है और जमाव होने की वजह से मृदा की मोटी परत पाई जाती है। और बात करते हैं मोटी परत वाली मृदा का रंग कैसा होता है? गहरा होता है, गरहा नहीं होता, ये गहरा होता है। मिसप्रिंटिंग हो गई। तो हमने देख लिया। उच्चावच की बात करें जो पर्वतीय इलाके होते हैं उनके ढालों पर मृदा की पतली परत पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे अपरदन अधिक होता है, जबकि मैदानी भागों में मृदा का जमाव ज़्यादा होता है, जिस वजह से मृदा की मोटी परत पाई जाती है। फिर लोकेशन का भी प्रभाव पड़ता है मृदा के निर्माण में। मृदा के लोकेशन की बात करें तो अवस्थिति या लोकेशन के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है, एक तो क्षेत्रीय मृदा होती है, एक अक्षेत्रीय मृदा होती है। जैसे कि नाम में है तो नाम से पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय मृदा के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय मृदा किसे कहेंगे? क्षेत्रीय मृदा अधिक समय तक एक ही स्थान पर स्थित होती है, अर्थात जो मृदा बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थित हो तो क्षेत्रीय मृदा होगी। और क्षेत्रीय मृदा में जनक चट्टानों के गुण अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि जिस चट्टान से वह मृदा बनी है वह चट्टान भी वही है और मृदा भी वही है, तो उसे क्षेत्रीय मृदा कहेंगे और उसमें चट्टान के गुण तो पाए जाने स्वाभाविक है।
इनका कम अपर्दन होता है, और कम अपर्दन के कारण क्षेत्रीय मृदा के कण कैसे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। क्षेत्रीय मृदा में जलग्रहण क्षमता कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके कण मोटे मोटे होते हैं, इसलिए इनकी जलग्रहण क्षमता कम होती है। क्षेत्रीय मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। क्षेत्रीय मृदा में क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है, क्योंकि हमने देखा था जो मृदा अधिक समय तक एक स्थान पर होती है या फिर जितनी पुरानी मृदा होगी उसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होना स्वाभाविक सी बात है। क्षेत्रीय मृदा की बात करें कैसी होती है, जैसे हमारे लाल पीली मृदा हमारे कर्नाटक केरल वाले इलाके हैं, गोवा वाले इलाके हैं, यहाँ पे हमारी कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा, तो इसलिए इसे क्षेत्रीय मृदा कहते हैं। अब अक्षेत्रीय मृदा क्षेत्रीय मृदा का जस्ट उलट अर्थात ऑपोजिट वाली बात करें तो अक्षेत्रीय मृदा कम समय के लिए एक स्थान पर स्थित होती है, अर्थात बहुत कम समय के लिए एक स्थान पर पड़ी रहती है, वह अक्षेत्रीय मृदा होती है। अक्षेत्रीय मृदा में जनक चट्टानों के गुण कम पाए जाते हैं, क्योंकि जनक चट्टानें कहीं दूर रह जाती है और वहाँ से ये मिट्टी दूर आ जाती है। अधिक अपर्दन होता है इनके का, इस कारण इनकी मृदा के कण बारीक होते हैं। अक्षेत्रीय मृदा में जलग्रहण क्षमता ज़्यादा होती है। अक्षेत्रीय मृदा में मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जब भी निर्माण होने लगेगा वह मृदा वहाँ से उठ के दूसरी जगह चली जाएगी, जैसे कि हमारी जलोढ़ मृदा। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाली कारक देखी। बीच बीच में हमने मृदा परिच्छेदिका का नाम सुना, तो हम अब मृदा परिच्छेदिका को पढ़ते थे। मृदा परिच्छेदिका का हम चित्र से देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यदि हम किसी भी भूमि के टुकड़े को काटेंगे तो इस प्रकार से हमें भूमि के टुकड़ा मिलेगा। इसमें सबसे ऊपर हमारी जो वनस्पति है वह रहती है, जिसे होरिजन कहते हैं। होरिजन हमारे मतलब हमारा तल। होरिजन से जस्ट नीचे हमारे कार्बनिक पदार्थों की एक परत पाई जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे आसानी से उग पाते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थों की लेयर। नाम दे तो इसे ओ स्तर या जीरो स्तर कहते हैं, क्योंकि अभी हमने मृदा को देखना शुरू नहीं किया। इसको ओ स्तर या जीरो स्तर कहते हैं। और इसकी खासियत क्या है, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं हल्का सा ग्रे कलर के अंदर है, तो ये हमारा सरफेस है, मिट्टी का सरफेस है। इसको सतह मृदा भी कहते हैं या सरफेस सॉइल भी कहते हैं। इस स्तर को कहेंगे ए संस्तर। क्या कहेंगे इसे? ए संस्तर। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ब्राउन, डार्क ब्राउन के अंदर हमारी सब सॉइल है, जिसे कहते हैं अवमृदा स्तर, इसको कहते हैं बी संस्तर। इसके बाद आता है आपके येलो, लाइट येलो है, इसको सबस्ट्रेटम या अधः स्तर कहेंगे, ये हमारा सी स्तर है। और लास्ट में हमारा बेडरॉक या आधारित शैल है, जो आप ये देख सकते हो, तो इसे आर स्तर कहते हैं। तो इस तरह हमने इसको काफ़ी सारे स्तरों में बांटा। सबसे पहले ओ स्तर आता है, फिर ए स्तर, फिर बी स्तर, फिर सी स्तर, फिर आर स्तर। ओ का मतलब होता है हमारे ऑर्गेनिक स्तर, अर्थात जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर आता है ए स्तर, जो सरफेस स्तर है हमारा, सतह मृदा। फिर बी स्तर हमारा अवमृदा, सी स्तर अधः स्तर, और आर हमारी आधारी शैल, जिसे क्या कहते हैं, बेडरॉक कहते हैं। तो जब सभी का अध्ययन करते हैं तो इनको सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस स्क्रीन को रोककर आप बार बार इसका अध्ययन कर सकते हो, याद कर सकते हो। फिर एक एक करके हम बात करते हैं इनका। ओ स्तर हमारा कार्बनिक स्तर होता है, ए स्तर हमारे सतह मृदा अर्थात मृदा की ऊपरी परत कहलाती है, बी स्तर हमारी मृदा या सबसॉइल, ये अपक्षेत शैल पदार्थ, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, ये सब पाई जाती है इसके अंदर। फिर सी स्तर हमारा अधः स्तर है, अपक्षेत शैल पदार्थ पाए जाते हैं। आर स्तर हमारी बेडरॉक या फिर आधारित शैल, ये वो मिट्टी होती है जिसका अपक्षय नहीं हुआ। तो हमने इनको देख लिए। तब बात करते हैं भारत में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कोई अन्य कारक है, तो वो अन्य कारक कौन कौन से हैं। इसमें एक कारक हम लेते हैं मानवीय गतिविधियाँ, अर्थात मानवीय गतिविधि की वजह से मृदा का निर्माण को प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो मानवीय गतिविधियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है? रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग करने से, क्योंकि मानव को उत्पादन ज़्यादा चाहिए। उत्पादन ज़्यादा कैसे हो सकता है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके। तो रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। अत्यधिक सिंचाई करने से मृदा की लवणता बढ़ जाती है। अत्यधिक चराई करने से, वनोन्मूलन करने से मृदा अपरदन की समस्या बढ़ती है।
तो हमने तीनों चीज़ें देखी कि मृदा को प्रभावित करने वाले, निर्माण को प्रभावित करने में मनुष्य किस प्रकार योगदान देता है। अधिक उर्वरक का प्रयोग करके, अधिक सिंचाई करके, अधिक चराई करके, वनोन्मूलन करके यह मृदा की गुणवत्ता को खराब करता है। तो इस तरह से हमने मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा, मृदा के प्रकार देखा, मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे भारत में मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं। भारत में मृदा के प्रकारों के बारे में बात करें तो भारत में हम पढ़ेंगे 8 प्रकार की मृदा। जलोढ़ मृदा, दूसरी नंबर काली मृदा, लाल पीली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, पीटमय मृदा, वन एवं पर्वतीय मृदा। तो भारत के अंदर हम पढ़ेंगे 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में। इनका आप बार बार रिवीजन करके बार बार अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आप परीक्षा में बेहतर अंक भी प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण जल के द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण होता है, अर्थात जो जल के द्वारा अवसाद जमा किए जाते हैं उनकी वजह से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसलिए जलोढ़ मृदा को निक्षेपण मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अवसाद जमा होने से इस मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा कैसी होती है? अक्षेत्रीय मृदा होती है, अर्थात इसमें क्षेत्रीय जो चट्टानें होती हैं उनके गुण नहीं पाए जाते। अक्षेत्रीय होने के कारण जलोढ़ मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है। इसमें बारीक कण पाए जाते हैं और बारीक कणों के कारण जलोढ़ मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। बारीक कण पाए जाते हैं इसमें, इस वजह से क्या होता है, इसमें जल ग्रहण क्षमता इसकी अधिक होती है। प्रचुरता की बात करें तो जलोढ़ मृदा में पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में क्या होता है, पोटास बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कमी की बात करें तो जलोढ़ मृदा में किस चीज़ की कमी पाई जाती है, तो कमी की बात करें तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस, इन तीनों की कमी पाई जाती है। इसलिए इसको NPH भी कहते हैं, अर्थात NPH की कमी पाई जाती है। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा, तीनों की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अंदर के कौन सी मृदा है हमारी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा एक उपजाऊ मृदा होती है और जलोढ़ मृदा कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब बात करें जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक तो खादर और एक बांगर। कौन कौन सी होती है? खादर और बांगर 2 प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है। विस्तार की बात करें तो भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तरी मैदानी प्रदेश और तटवर्ती मैदानी प्रदेश जो हैं उनके अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस तरह से पहले हमने जलोढ़ मृदा के बारे में देखा, इसमें NPH की मात्रा कम पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा के नाम से आपको क्या याद होना चाहिए? कपास। काली मृदा की बात करें तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। रेगुर सॉइल या रेगुर मृदा भी कहा जाता है किसको? काली मृदा को। काली मृदा में कपास का उत्पादन होने के कारण काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब इसकी बात करें काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है, अर्थात जब बेसाल्ट लावा पिसता है तो उसके अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है। तो इस तरह हमने काली मृदा के बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देखा। काली मृदा क्या, मरण मृदा एक क्लेली सोल होती है, अर्थात इसके कण क्या होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, अर्थात इसके कण 0.0002 से मिलीमीटर से भी छोटे पाए जाते हैं। काली मृदा जल को अवशोषित करने और जल को छोड़ने में समय लेती है, इसलिए काली मृदा को जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, अर्थात ये जल को अवशोषित करने में भी समय लेती है तो इससे बाहर निकलने में जल को टाइम लगता है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। इस चित्र को हम जब सारी मृदाओं को देख लेंगे उसके बाद देखेंगे। एक बार वापस इस चित्र पे आएंगे और आपको इस चित्र के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, पहले आप डिटेल देख लीजिए। काली मृदा जल ग्रहण करने वाली पर फूल जाती है। काली मृदा क्या होती है, जल ग्रहण करने पर क्या होती है, फूल जाती है और जल छोड़ने पर सिकुड़ जाती है। इस कारण शुष्क ऋतु में तो काली मृदा में दरारें पाई जाती है, इसलिए काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ये क्या होता है, शुष्क ऋतु आती है, शुष्क ऋतु में इसमें दरारों का निर्माण होता है, इसलिए काली मृदा क्या होती है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहलाती है। अभी हमने थोड़ी सी देर पहले देखा था काली मृदा में क्या पाया जाता है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट किसमें पाया जाता है, काली मृदा में पाया जाता है। अब काली मृदा में पाए जाने का कारण क्या है, काली मृदा का काला रंग होता है, ये पाए जाने के कारण काली मृदा काली होती है।
परीक्षा में यदि आ जाए काली मृदा काली किसकी वजह से होती है, तो हम जानते हैं टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट के कारण। ये मृदा प्रचुर मात्रा में कहाँ, इस मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, इस मृदा में प्रचुर मात्रा में पोटास पाया जाता है। अर्थात काली मृदा में पोटास सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये ज़्यादा की तो हमने बात कर ली, फिर कमी क्या आती है इसके अंदर, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों चीज़ों की कमी पाई जाती है। तभी हमने दो मृदाएँ देखी, जलोढ़ मृदा और काली मृदा, दोनों की दोनों मृदाओं में हमारे NPH की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी थी। काली मृदा की बात करें तो काली मृदा में कुछ मात्रा में मैग्नीशिया और एल्यूमिना, चूना और लौह तत्व, ये तत्व भी पाए जाते हैं। मैग्नीशिया, एल्यूमिना, चूना और लौह तत्व भी पाए जाते हैं। इसको आप याद कर सकते हो कि काली मृदा में कुछ तत्व कैसे पाए जाते हैं। M से हमारे मैग्नीशिया, A से हमारे एल्युमिनियम, L से हमारा आता है चूना या लाइम, और आयरन I से, अर्थात इसकी माली हालत अच्छी है। माली हालत को याद कर सकते हैं। M से हमारे मैग्नीशिया, A से हमारे एल्यूमिना, L से हमारे चूना और लौह तत्व को मतलब आयरन। तो ये माली तत्व होते हैं चारों के चारों, जो हमारी काली मृदा होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये माली से आप याद रखना इनको, ये माली हालत अच्छी हो जाती है चारों होते ही। विस्तार की बात करें तो भारत में काली मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत है, अर्थात दक्षिणी, मध्य दक्षिणी भारत और उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो हमारे जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, अर्थात कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़, जैसे मालवा के पठार है और मेवाड़ का पठार है, तो इन क्षेत्रों के अंदर हमारी काली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा की हम बात करते हैं। लाल पीली मृदा की बात करें तो इसके निर्माण की पहले बात करते हैं। लाल पीली मृदा का निर्माण क्रिस्टलीकृत और या आग्नेय या कायांतर चट्टानों से होता है। अर्थात लाल पीली मृदा का निर्माण कैसे होता है, जो क्रिस्टलाइन रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है और मेटामॉर्फोसिस रॉक होती है, इनके अपक्षय से होता है। रंग की बात करें तो लाल पीली मृदा वैसे रंग के आधार पर ही है। लाल पीली मृदा फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है और जल ग्रहण करने पर यह पीली रंग की दिखाई देती है। अर्थात लाल पीली मृदा की बात करें तो फेरस ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, इसी वजह से लाल रंग की दिखाई देती है और जल ग्रहण करने के बाद यह पीले रंग की दिखाई देती है। फिर वही बात कि इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है और कमी किस चीज़ की पड़ती है। ज़्यादा की बात करते हैं पोटास और लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर कमी किसकी रहेगी, तो वह नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस मतलब NPH। ये शब्द आप याद रखना, ये आपको प्रश्न का जवाब देने में काफ़ी सहयोग करेगा। NPH अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों की मात्रा कम पाई जाती है। अब तक हमने 3 मृदाएं पढ़ी है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल पीली मृदा, तीनों में NPH की कमी पाई गई थी। तो आगे बात करें हम, तो उच्च भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में लाल पीली मृदा के कण मोटे होते हैं। घाटी वाले क्षेत्रों में देखें तो लाल पीली मृदा के कण बारीक होते हैं। तो हमने ये देखा कि उच्च क्षेत्र होते हैं, जो ऊंचे इलाके होते हैं, वहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो उनके कण तो मोटे होते हैं, और जो घाटी क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है उसके कण कैसे होते हैं, बारीक होते हैं। अब बात करें बारीक कण वाली लाल पीली मृदा वाली पीली मृदा उपजाऊ होती है, अर्थात जो बारीक कण वाली लाल पीली मृदा होती है वो उपजाऊ होती है। विस्तार की बात करें तो भारत में लाल पीली मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भागों में होता है। अर्थात ये मृदा कहाँ पाई जाती है, ये भारत के पूर्वी भाग में तथा उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है लाल पीली मृदा। अगली मृदा की बात करें तो लेटराइट मृदा की बात करें। इसके निर्माण की बात करें तो लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अर्थात लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, जहाँ तापमान भी ज़्यादा हो और वर्षा भी ज़्यादा हो। तो इस मृदा की बात करें तो इसमें लीचिंग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। लीचिंग की समस्या की बात करें तो लीचिंग की समस्या क्या होती है, जहाँ भारी वर्षा होती है, अर्थात भारी वर्षा के कारण जल में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं जैसे सिलिका, चूना, ये वर्षा जल के साथ घुल जाते हैं और ये रिस कर मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। ऊपरी परतों में फिर आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षालन या लीचिंग कहा जाता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं लीचिंग की समस्या। ये लीचिंग क्या होती है, जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अर्थात पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में घुलनशील पदार्थ जैसे कि आपकी सिलिका और चूना वर्षा के जल के साथ पिसकर और रिसकर
मृदा की निचली परतों में चल जाते हैं और ऊपरी परतों में क्या रह जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इस वजह से ये मृदा उपयोगी नहीं रह पाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षालन या लीचिंग की समस्या। अब वही बात कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाएगा, इनमें प्रचुर मात्रा में लौह पदार्थ और एल्यूमिनियम पाया जाता है, क्योंकि यही बसते हैं मिट्टी के अंदर। फिर क्या नहीं पाया जाता, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। हमारी वही बात, चौथी मिट्टी की बात कर रहे थे हम, और चौथी मिट्टी तक आते आते वही हमारे N, P और H। ये चौथी मिट्टी है जिसमें तीनों पदार्थों की कमी है हमारी। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ऑक्साइडों की अधिकता है। तो ऑक्साइडों की अधिकता के कारण लेटराइट मृदा सूखने पर तो कठोर हो जाती है। इस कारण लेटराइट मृदा का उपयोग किस में किया जाता है, ईंटें बनाने में किया जाता है। ऑक्साइड की अधिकता है इस मिट्टी के अंदर, इस वजह से ये मिट्टी सूखने के बाद क्या होती है, कठोर हो जाती है, जिसके कारण लेटराइट मृदा का उपयोग किस में किया जाता है, ईंटें बनाने में किया जाता है। नाम की बात करते हैं, लेटराइट मृदा का नाम लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है। लेटराइट मृदा का नामकरण कैसे गया है, तो लेटराइट मृदा का नामकरण की बात करते हैं, इसका एक शब्द होता है लेटर, वहाँ से इस मिट्टी का नामकरण किया गया था। लेटर का अर्थ होता है ईंट, अर्थात इस मिट्टी का उपयोग क्या किस में किया जाता है, ईंटें बनाने में किया जाता था। लेटराइट मृदा कम उपजाऊ होने के कारण रोपण कृषि के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। अर्थात लेटराइट मृदा कम उपजाऊ होती है, इसके लिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग रोपण कृषि के अंदर किया जाता है। विस्तार की बात करते हैं कि भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार कहाँ ज़्यादा है, तो लेटराइट मृदा का विस्तार पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और मेघालय के पठार में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हमने देखा कि लेटराइट मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और मेघालय पठार है, तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। पांचवी मृदा के बारे में बात करते हैं। पांचवी मृदा हमारी शुष्क मृदा। तो शुष्क मृदा के बारे में हम अब बात करते हैं। शुष्क मृदा की बात करें तो शुष्क मृदा उच्च तापमान और कम वर्षा वाले शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात शुष्क मृदा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उच्च तापमान हो, कम वर्षा हो। तो ऐसे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र जहाँ पे उच्च तापमान हो और कम वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों में हमारी शुष्क मृदा पाई जाती है। शुष्क मृदा बलुआ प्रकृति की होती है, इसलिए शुष्क मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। शुष्क मृदा क्या होती है, बलुआ प्रकृति की होती है, इसलिए शुष्क मृदा की क्या होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। शुष्क मृदा के निचले भाग में चूने की मात्रा ज़्यादा होती है। शुष्क मृदा होती है उसमें क्या होती है, नीचे वाले भाग में चूने की मात्रा ज़्यादा होती है और कंकर की एक परत पाई जाती है, जिसकी वजह से शुष्क मृदा में जल का रिसाव कम होता है। तो ये चूने और कंकर की परत है ना, ये क्या करती है, जब इसमें पानी दिया जाता है तो पानी इनकी गहराई में नहीं जाता और वाष्प बन के उड़ जाता है। तो हम शुष्क मृदा के बारे में देख चुके हैं। अब बात करें तो शुष्क मृदा काम की भी है या नहीं काम की, हम क्या करें इस मृदा का। तो शुष्क मृदा की यदि नियमित सिंचाई की जाए तो इसका उपयोग आप कृषि के लिए कर सकते हैं। अब वही हमारी पुरानी बात कि इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है क्या कम पाया जाता है, तो हम वही सबसे पहले कम की बात करें तो वही हमारा नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस, इसके अंदर भी कम पाया जाता है। तो पांचवी मिट्टी है हमारी जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जब भी आपकी मेंस की परीक्षा में इन चीज़ों के बारे में पूछे या प्री के अंदर पूछे तो आप ये याद रखना, 500 प्रकार की मिट्टी में अब तक हमने देखा है उसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अब बात करें इसकी शुष्क मृदा की, तो इसमें फास्फोरस और चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस चूने की वजह से ही तो मिट्टी में पानी गहराइयों तक नहीं जा पाता है। कमी की बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। अभी मिट्टी हमारी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में शुष्क मृदा का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। अर्थात इन एरियो के अंदर शुष्क मृदा पाई जाती है क्योंकि हमारे थार का मरुस्थल भी इन्हीं एरियो में है। अब बात करते हैं छठे प्रकार की मृदा। छठे प्रकार की मृदा हमारी लवणीय क्षारीय मृदा। अगली मृदा कौन सी है, लवणीय क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा में क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है। अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण इन क्षेत्रों में होता है। अर्थात लवणीय मृदा अत्यधिक सिंचाई और अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ पाई जाती है। लवणीय क्षारीय मृदा का निर्माण केशिकात्मक क्रिया के द्वारा होता है। केशिकात्मक क्रिया के कारण क्या है, लवणीय क्षारीय मृदा में सफ़ेद परत नजर आती है। अर्थात जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई की जाती है
और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्या है, जल गहराई में चला जाता है और वहाँ क्या है, मिट्टी के अंदर, जैसे कि हमारी ये एक मिट्टी है, तो मिट्टी में क्या होते हैं, हल्के 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 कैपिलरीज पाई जाती है। कैपिलरी, इन कैपिलरीज के कारण, अर्थात जो केशिकाएं पाई जाती है, इन केशिकाओं के कारण, अर्थात हल्के हल्के स्थान होते हैं, वहाँ से लवण क्या होते हैं, घुलकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। घुल के इनके साथ क्या हो गया, लवण ऊपर की तरफ आ जाते हैं और मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद परत बना देते हैं, सफ़ेद सी एक परत बना देते हैं। यही हमारे, इससे हमारी क्या, लवणीय क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। ये सफ़ेद परत नजर आने लगती है। प्रचुरता की बात करें, कमी की बात करें, तो इनमें क्या प्रचुरता में पाया जाता है। पहले कमी की बात करें तो वही हमारा NPH, पुरानी बात वही NPH, हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, तीनों की मात्रा की कमी पाई जाती है। अधिकता की बात करें, अधिकता क्या क्या है यहाँ पे, इनमें पोटास और अन्य लवण जैसे सोडियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कमी की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसके आगे बात करें, लवणीय क्षारीय मृदा लवणों की अधिक सांद्रता के कारण उपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है। इसलिए लवणीय क्षारीय मृदा को रेह, कल्लर या ऊसर भूमि भी कहा जाता है। अर्थात लवणीय क्षारीय मृदा लवणों की अधिकता होती है और लवणों की अधिकता के कारण यह अनुपजाऊ होती है। इसलिए लवणीय क्षारीय मृदा को क्या कहते हैं, रेह, कल्लर या ऊसर भी कहते हैं। लवणीय क्षारीय मृदा की लवणता और क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें जिप्सम और रॉक फास्फेट मिला सकते हैं। जिप्सम और रॉक फास्फेट को मिला करके इसकी जो लवणीयता या क्षारीयता को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में लवणीय क्षारीय मृदा का विस्तार हरित क्रांति वाले जो क्षेत्र थे, अर्थात हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र हमारे, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तरी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, तो जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा था, तो उन क्षेत्रों में हमारे लवणीय क्षारीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। और हमारे कच्छ का रण है उसका के अंदर भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ज्वारीय क्षेत्रता के कारण, पास में जो अरब सागर से ज्वारीय लहरें आती है, इस वजह से कच्छ के रण में भी यह समस्या पाई जाती है। अगली मृदा की बात करें, पीटमय मृदा। तो पीटमय मृदा के बारे में बात करें तो पैटी सॉइल्स, इसको हम दलदली मृदा भी कह सकते हैं। पीटमय मृदा क्या कह सकते हैं, दलदली मृदा भी कहा जा सकता है। पीटमय मृदा जलमग्न स्थिति, अर्थात ऐसी मिट्टी जो हमेशा पानी से ढकी रहती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए पीटमय मृदा में सघन वनस्पति का विकास होता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, सघन वनस्पति का विकास होता है। ह्यूमस की मात्रा की बात करें तो ह्यूमस की उपस्थिति के कारण पीटमय मृदा गहरे भूरे रंग की होती है। कैसी होती है, गहरे भूरे रंग की होती है। प्रचुरता की बात करें तो इसमें जैव पदार्थ की बात करें तो जैव पदार्थ, ह्यूमस और पोटास, इनकी मात्रा यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। कमी की बात करें तो पीटमय मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी मात्रा कम पाई जाती है। पीटमय मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो हमने देख लिया अधिकता और कमी की। अब भारत में कौन कौन से क्षेत्र के अंदर मृदा पाई जाती है, इसके बारे में बात करें तो भारत में पीटमय मृदा का विस्तार हमारे केरल और पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, बिहार, उत्तराखंड, तराई क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यह इनका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह से हमने 7 मिट्टियों के बारे में तो देख लिया। 8वीं और आखिरी मिट्टी है हमारी कौन सी, वो है हमारी वन या पर्वतीय मिट्टी। वन या पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात करें तो इन्हीं में प्रचुरता की बात करें तो वन या पर्वतीय मृदा में पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमी की बात करें तो वन एवं पर्वतीय मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, वही NPH। इस मिट्टी में भी NPH की मात्रा कम पाई जाती है। तो मेंस के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। पर्वतों का जो वनाच्छादित क्षेत्र होता है और वन और पर्वतीय क्षेत्र में मृदा वो ह्यूमस पाई जाती है। जो पर्वतों के वनाच्छादित क्षेत्र होते हैं, वन और पर्वतीय, जहाँ पे वन और पर्वतीय मृदा में ह्यूमस पाई जाती है। ऊंचे और कम तापमान वाले एरिया हैं, उनमें क्या वन और पर्वतीय क्षेत्र में ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। अर्थात जो क्षेत्र ऊंचे हैं और जहाँ कम तापमान पाया जाता है वहाँ पे ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है, और जो वनों से ढके हुए क्षेत्र है वहाँ ह्यूमस पाया जाता है। भारत में ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ वनीय मृदा पाई जाती है, तो वन और पर्वतीय मृदा का विस्तार उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने भारत में पाए जाने वाले 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में देखा। पीछे हमारा एक मानचित्र छूट गया था भारत का,
तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी मृदा कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। तो हम भारत का एक चित्र है, चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन सी मृदा है। इसमें सभी मृदाओं के बारे में नहीं बताया गया, कुछ खास मृदाओं के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतीय मृदा के बारे में। ये पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा हमारे जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, हिमालय वाला एरिया, सिक्किम वाला एरिया, तो इन एरिया के अंदर पाई जाती है, जैसे कि आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी मृदा के बारे में जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में हमारे जहाँ नदियों का अपवाद क्षेत्र है, जैसे हमारे गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये हमारे नर्मदा ताप्ती के मैदान, ये हमारे दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उनके जो डेल्टाई क्षेत्र है उनकी बात है। इन क्षेत्रों के अंदर हमारे जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं। तीसरी मृदा की बात करें हम, तीसरी मृदा की हमारी काली मृदा। काली मृदा हमारे दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में है, ये काली मृदा पाई जाती है। ये थोड़ा सा गुजरात वाला एरिया है जहाँ काली मृदा पाई जाती है। फिर लाल मृदा। लाल मृदा हमारे भारत के प्रायद्वीपीय भारत के शेष भारत है भाग है उनमें पाई जाती है लाल। फिर लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा हमारे पश्चिमी घाट वाला एरिया और कुछ छोटा नागपुर का पठार और झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो और आखिरी हमारी रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी की बात करें जो हमारे पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरह से आप स्क्रीन को रोककर इन मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा और देख सकते हैं, जिससे आपकी समझ इन मिट्टियों के बारे में अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हमने भारत के अनुसार देखा, भारत के की मिट्टियों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। आगे हम बात करेंगे जो अमेरिका का मृदा वर्गीकरण है, उसके अनुसार यदि हम भारत की मिट्टियों को बांटें तो किस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। USDA की बात करें तो हमारी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, वो यदि उसके अनुसार हम भारत की मिट्टियों को बांटें तो किस प्रकार होगा। इसके अनुसार देखें तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने विश्व में मृदा को 12 भागों में बांटा है। और कौन कौन सी मृदाएं हैं हमारे, एरिडिसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल, जेलिसोल, एंडिसोल, मोलिसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, स्पोडोसोल, स्पोडोसोल और एंटीसोल। तो इस तरह से हमने USDA अर्थात यूनाइटेड स्टेट की जो कृषि विभाग है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके द्वारा जो विश्व के अंदर 12 प्रकार की मृदा बांटी गई है, तो उसके बारे में देखा था। तो नाम देखे थे, तो हम उनका थोड़ा सा विवरण भी देख लेते हैं, कभी परीक्षा में काम ही आ जाएगा आपके। तो थोड़ा सा डिटेल के साथ इनको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है एरिडिसोल। नाम में एरिड का अर्थ होता है शुष्क, तो एरिडिसोल शुष्क मृदा को कहते हैं। ये कैसी मृदा होती है, शुष्क जैसी। फिर आता है वर्टिसोल। वर्टिसोल का अर्थात ये काली मृदा जैसी होती है। फिर आती है अल्फिसोल। यह मृदा कम निक्षालित होती है अर्थात मॉडरेटली लीच्ड होती है, अर्थात इसमें एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये तत्व पाए जाते हैं। अल्फिसोल मृदा के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद रंग की बात करें अल्फिसोल मृदा की, तो अल्फिसोल मृदा का रंग लाल होता है। अल्फिसोल मृदा उपजाऊ होती है। विस्तार की बात करें तो अल्फिसोल मृदा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद मृदा की बात करें तो इसके बाद मृदा आती है हमारी जेलिसोल। जेलिसोल की बात करें तो जेलिसोल टुंड्रा जो मृदा होती है, जेलिसोल मृदा टुंड्रा क्षेत्रों में ऐसी स्थिति में पाई जाती है जहाँ जलमग्न होती है वो, अर्थात पानी के अंदर डूबी हुई जो मृदा है, तो वो मृदा हमारी जेलिसोल होती है। अपचयन की प्रक्रिया के दौरान फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड किसमें बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में। जेलिसोल मृदा का रंग नीला हरा रंग होता है। नीला हरा रंग किसका होता है, जेलिसोल मृदा का रंग हो जाता है। इसके बाद हमारी मिट्टी आती है एंडीसोल। USDA के अनुसार हम मृदा का वर्गीकरण देख रहे हैं। एंडीसोल मृदा ज्वालामुखी राख से बनी खनिज संपन्न मृदा है, जिसमें जैव पदार्थ संचित होते हैं। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण एंडीसोल मृदा कैसी होती है, उपजाऊ होती है। क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसका एंडीसोल मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आगे आती है हमारी मोलिसोल। मोलिसोल के बारे में बात करते हैं। मोलिसोल मृदा ह्यूमस युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाई जाती है। जो मोलिसोल मृदा है वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है।
मोलिसल मृदा का रंग कैसा होता है? गहरा होता है। मोलिसल मृदा का रंग कैसा होता है? गहरा होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? चरणोजम मृदा। अगली मिट्टी हमारे इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल के बारे में बात करें तो इंसेप्टिसोल क्या है? यह मृदा क्या? अल्प विकसित मृदा होती है। ये मृदा कैसी होती है? अल्प विकसित मृदा होती है। इंसेप्टिसोल मृदा जलोढ़ मृदा जैसी ही होती है। इस मृदा में क्या पूर्ण रूप से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इंसेप्टिसोल मृदा कैसी होती है? उपजाऊ होती है। विस्तार की बात करें तो इंसेप्टिसोल मृदा जलोढ़ मैदानों, पर्वतों और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदा कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मैदानों, पर्वतों और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर बात करते हैं हिस्टोसोल की। हिस्टोसोल की बात करते हैं, ये पीठ में मृदा होती है। ये कैसी मृदा होती है? हिस्टोसोल पीठ में मृदा होती है। हिस्टोसोल मृदा जैविक तत्व इसमें बहुत सारे होते हैं। हिस्टोसोल मृदा में जैविक तत्व बहुत सारे होते हैं। हिस्टोसोल मृदा जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। आगे बात करते हैं ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल मृदा की बात करें तो अत्यधिक ये निक्षालित होती है, एक्सट्रीमली लीच्ड होती है। ऑक्सीसोल मृदा में एल्युमिनियम और लौह तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीसोल मृदा सबसे पुरानी मृदा है। ऑक्सीसोल मृदा कैसी है? बहुत ज़्यादा पुरानी मृदा है। फिर आप बात करते हैं अल्टीसोल की। अल्टीसोल मृदा की बात करते हैं, ये सामान्यतः क्या होती है? निक्षालित मृदा होती है। ये लैटराइट मृदा जैसी होती है। इसमें एल्युमिनियम और लौह तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्पोडोसोल की। इसके बाद किसकी बात करें? स्पोडोसोल की बात करें तो स्पोडोसोल ठंडे मृदा, ये मृदा कहाँ पाई जाती है? ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है और ये राख धूसर रंग की मृदा होती है। जो राख धूसर रंग होता है ना, उस रंग की मृदा होती है। स्पोडोसोल मृदा पोडजोल मृदा होती है। कैसी होती है मृदा? पोडजोल मृदा होती है। पोडजोल मृदा जैसी होती है। स्पोडोसोल मृदा कोणधारी वन या टेगा क्षेत्रों में पाई जाती है। स्पोडोसोल मृदा क्या होती है? कोणधारी वन या टेगा क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसकी ऊपरी परत में सिलिका की प्रचुरता, जबकि एल्युमिनियम और फेरस इसकी निचली परतों में चला जाता है। इस परत में क्या होता है? सिलिका की मात्रा तो ज़्यादा पाई जाती है, जबकि एल्युमिनियम और फेरस क्या होता है? निचली परतों में चला जाता है इसकी। इसके बाद आता है हमारा आखिरी मृदा एंटीसोल। एंटीसोल की बात करें तो एंटीसोल मृदा अविकसित और नवीन मृदा है। पानी और हवा आदि के द्वारा अवसादों को जमा करने से क्या होता है? एंटीसोल मृदा का निर्माण होता है। एंटीसोल मृदा अपरिपक्व मृदा है, जिसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता। यह मृदा क्या होती है? अपरिपक्व मृदा है, जिसमें क्या होता है? मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता। एंटीसोल मृदा मरुस्थलीय प्रदेश के बालुका स्तूप क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह हमने जो कृषि विभाग है अमेरिका का, तो उसके अनुसार 12 प्रकार की मिट्टियों के बारे में देखा। एंटीसोल, जिनके नाम वापस देख लेते हैं। एंटीसोल, स्पोडोसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल, ये हमारे हिस्टोसोल, इंसेप्टिसोल, मोलिसोल, एंडीसोल, जैलिसोल, हमारी अल्फीसोल, वर्टिसोल और एल्डीसोल। तो 12 प्रकार की मिट्टी के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं ICAR। जो हमारा ICAR है, वह भी हमारे भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करता है। तो ICAR के द्वारा भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण देखें तो इसके अनुसार भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया गया है। जो क्या है हम देख लेते हैं। तो इसने किस प्रकार से हमारे भारत की मिट्टियों को बांटा है। ICAR का मतलब क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इन्होंने भारतीय मृदा को कुल 7 भागों में बांटा है। इन्होंने क्या किया? भारत की मृदा को कुल 7 भागों में बांटा है। ICAR खुद नहीं करता है, इसके तहत एक संस्था काम करती है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। यह ICAR के अंदर काम करता है। और यह क्या करता है? इसने क्या किया? भारत की मृदा को कुल 7 भागों में बांटा है। हमने 12 प्रकार की मृदा बात की थी, वो विश्व में पाई जाती है। अब भारत के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है ICAR के अनुसार? पहले आती है एरिडिसोल, अल्फीसोल, मोलिसोल, अल्टीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल और एंटीसोल। तो इस तरह से 7 प्रकार की मृदाएं भारत के अंदर पाई जाती है, जिनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। एरिडिसोल की बात करें तो एरिडिसोल मृदा शुष्क मृदा होती है। एरिडिसोल मृदा कैसी होती है? शुष्क प्रकार की मृदा होती है। दूसरी होती है अल्फीसोल। अल्फीसोल मृदा क्या होती है? कम निक्षालित होती है और इसमें एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। रंग की बात करें इसकी
तो अल्पीसल मृदा का रंग लाल होता है। अल्पीसल मृदा उपजाऊ होती है। कैसी होती है अल्पीसल मृदा? उपजाऊ होती है। विस्तार की बात करें तो अल्पीसल मृदा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली मृदा हमारी मॉलिसॉल। मॉलिसॉल के बारे में बात करें तो मॉलिसॉल मृदा ह्यूमस युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है और इसका रंग कैसा होता है? गहरा होता है। दूसरी बात करें तो इसका चरणोजम मृदा भी कहते हैं। अल्टीसोल। अल्टीसोल की बात करें तो अल्टीसोल मृदा कैसे होती है? सामान्यतः निक्षालित मृदा होती है। अल्टीसोल मृदा लेटराइट मृदा जैसी मृदा होती है। अल्टीसोल मृदा में एल्युमिनियम और फेरस के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अल्टीसोल मृदा में क्या होते हैं? एल्युमिनियम और फेरस के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अब भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली मृदा की बात करें तो वर्टिसोल। वर्टिसोल मृदा काली मृदा जैसी होती है। अगली हमारी इंसेप्टिसोल है। इंसेप्टिसोल कौन सी मृदा होती है? इंसेप्टिसोल मृदा अल्प विकसित मृदा होती है। इंसेप्टिसोल मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा जैसी होती है और इस मृदा में पूर्ण रूप से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण भी इसमें भी नहीं होता है। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इंसेप्टिसोल मृदा उपजाऊ होती है। विस्तार की बात करें तो यह मृदा जलोढ़ मैदानों, पर्वतों और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो 12 प्रकार की मृदा हमने देखी थी, सेम टू सेम वही विवरण इसके अंदर दिया गया है ताकि आप किसी भी पॉइंट से कंफ्यूज ना हो। अगली बात करते हैं एंटीसोल। एंटीसोल की बात करते हैं। एंटीसोल मृदा अविकसित और नवीन प्रकार की मृदा होती है। पानी और हवा आदि के द्वारा अवसादों को जमा करने से एंटीसोल मृदा का निर्माण होता है। एंटीसोल मृदा अपरिपक्व मृदा है जिसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है। एंटीसोल मृदा पर मरुस्थलीय प्रदेशों में बालुका स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह हमने ICAR के द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण था तो वो वर्गीकरण देखा और हम मृदा के जो अपक्षय है उसको रोक भी सकते हैं। कुछ विधियां होती हैं इसके, जिससे हम बाड़ लगा के, मल्च बना के मृदा के जो अपर्दन है उसको रोक सकते हैं। वृक्ष लगा करके वृक्षों का उन्मूलन है उसको रोक करके, जो हरे पेड़ों की पट्टियां लगा करके, हम जैविक खाद का उपयोग करके और कम से कम उर्वरकों का उपयोग करके हम मृदा की जो गुणवत्ता उसमें सुधार कर सकते हैं। सरकार के द्वारा भी बहुत सारी नीतियाँ इसके अंदर बनाई जाती है। जैसे हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत मोबाइल वैन्स चलती है जो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जाती है और किसानों को उनकी मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्वों की कमी है, इनके बारे में जानकारी देती है और मृदा के स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ देती है। तो इस तरह हमने आज भारत की मृदाओं के बारे में देखा। भारत के अंदर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अमेरिका के जो कृषि विभाग था उनके द्वारा मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है उसके बारे में हमने देखा। साथ ही साथ जो हमारे ICAR है उसके द्वारा भारत की मृदाओं का जो वर्गीकरण किया था उसके बारे में देखा। ये सब हमने मानचित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। ये वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारी जो मुहिम है कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज देने के प्रयास करने की, तो उसमें हम सफल हैं या नहीं इसको हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।